Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Hanji, in today's revision, I've already told you we'll be covering 4 chapters: Law Spring, The Rat Trap, Memories of Childhood and The Roadside Stand. Right? अगर आप बोर्ड देखोगे तो लॉ स्प्रिंग का मेन थीम क्या है? It is lost childhood. It is focusing on labor, child labor, and it is also talking about neglect by authorities. Authorities को पता है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में कि इतने बच्चे हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं और वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि उन बच्चों को बाहर निकाला जाए. अगर हम साहिब की बात करें तो सीमापुरी में स्कूल्स की बहुत ज़रूरत है, बट गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू अनीस जंग अभी तक वहां पे कोई स्कूल के अरेंजमेंट्स नहीं किए हुए हैं. सो वी कैन सी नेग्लेक्ट बाय द अथॉरिटीज. इन द चैप्टर द रैट ट्रैप, व्हाट इज द रैट ट्रैप फेसिंग? द रैट ट्रैप सेलर वो क्या फेस कर रहा है? उसका घर बार नहीं है, वो इधर उधर से भटक रहा है, बट उसका जो सिनिकल व्यू है वर्ल्ड के बारे में, वो सिनिकल व्यू क्या है? That the whole world is caught in a rat trap. is rat trap नहीं, is caught in a rat trap. ठीक है. और जो बेट है वो रिचेस हैं, वो पैसा है, वो कंफर्ट है, वो लग्जरी है. बट एक्चुअल में अगर हम देखने जाएं, जो होमलेस होता है, होमलेस अगर वो बंदा है तो हु इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द होमलेस? एक बहुत डिस्टेंस में हम को लिंकिंग कर सकते हैं कि रैट ट्रैप सेलर के लिए भी किसी ने भी जेन्युइन कंसर्न नहीं दिखाया था. इट वॉज ओनली एडला हु गेव हिम जेन्युइन कंसर्न एंड ब्रॉट अबाउट अ रिडेम्पशन इन हिज कैरेक्टर. तो बेसिकली रैट ट्रैप में भी कहीं ना कहीं देयर इज निग्लेक्ट बाय द अथॉरिटीज, द पीपल कंसर्न, द सोसाइटी. मैं ये एक्स्ट्रापोलेशंस के लिए आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ. ये चैप्टर की दूसरी थीम्स दूसरे चैप्टर्स के साथ भी कनेक्ट होगी. यस, ये चैप्टर की जो दूसरी थीम्स हैं ये दूसरे चैप्टर्स के साथ भी कनेक्ट होंगी. फिलहाल इस चैप्टर के साथ जहां कनेक्ट हो रही है वो मैं आप लोगों को साथ के साथ बता रही हूँ. थर्ड जो हमने करना है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. अगेन इसमें 2 स्टोरीज हैं. फर्स्ट इज ऑफ जिटकलासा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, एंड द सेकेंड इज ऑफ बामा, वी टू आर ह्यूमन बींग्स. तो दोनों के साथ ही क्या हुआ था? डिस्क्रिमिनेशन, निग्लेक्ट बाय द अथॉरिटीज, अब्यूज ऑफ पावर्स. तो आपको को लिंकिंग दिख रहा है तीनों चैप्टर्स में. एंड देन फाइनली द पोएम द रोड साइड स्टैंड. रोड साइड स्टैंड में भी सिंपल है. हु इज बीइंग निग्लेक्टेड एंड बाय whom? The village people, the roadside stand owners are being neglected by the city people, the urban people. And moreover, they are being fooled by the authorities, the bureaucracy. वो उनको झूठे promises करते हैं और उनको बेवकूफ बनाते हैं. तो एक्स्ट्रापोलेशन ये चैप्टर्स में इन थीम्स के ऊपर होगा. अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रापोलेशन आता है, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चंस में एक्स्ट्रापोलेशंस आते हैं, 2 चैप्टर्स के बीच में कॉमन लिंक के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है. तो इसलिए ये चैप्टर्स आज मैं चारों इकट्ठे करवाने वाली हूँ. एनी क्वेश्चंस टिल हियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में 2 chapters included हैं. I mean, memories of childhood is made up of 2 chapters. The first is the cutting of my long hair by Zitkalasa, and the second is We Too Are Human Beings by Bama. अब Zitkalasa और Bama इनके पेन नेम्स हैं.
जिटकला सा का ओरिजिनल नेम जो था दैट वाज गर्ट्रूड सिमंस। अब जिटकला सा है कौन? जिटकला सा इज अ नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अमेरिका। जैसे इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हम थे, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने आके रूल किया था, तो उसी तरह से अमेरिका के ऊपर भी जो रूल किया था वो these people from England who had migrated to America in search of a better place, better opportunities. तो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको ये ब्रिटिश ने बहुत बुरी तरह से मिसट्रीट किया था, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट देयर डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो जिटकला सा का जो पेन नेम था दैट वाज गर्ट्रूड सिमंस। उसी तरह से बामा कौन थी? बामा वाज अ तमिल दलित वुमेन, शी वाज फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली, और उसने अपनी जो मेन स्टोरी है वो कारुकू में लिखी थी। कारुकू के चलो दैट एक्सप्लेनेशन आई विल गिव इन द सेकंड पार्ट, बट गर्ट्रूड सिमंस जो थी, she was, as a child, she was unable to rebel against the British, unable to rebel against the injustice of the British people. तो उसका रिबेलियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट फॉर्म डिड हर रिबेलियन टेक। छोटे होते उसने रिबेल किया कि वो ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर गिव अप नहीं करेगी, वो अपने लॉन्ग हेयर को कट होने नहीं देगी, बट पॉसिबली उसके बाल काट दिए गए थे। बट उसका रिबेलियन वहां पे एंड नहीं हुआ था, बल्कि बचपन में द सीड्स ऑफ रिबेलियन वर सोन। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बचपन में जो रिबेलियन की जड़ थी वो घर कर गई थी, एंड बड़े होकर उसने इस रिबेलियन को एनफोर्स किया बाय बिकमिंग अ राइटर। She started writing books on the Carlisle Indian system, the cruel system of the British people over there, how they treated or mistreated the Red Indians, the Native Americans, and the story is about that part of her life. Now the chapter starts, by describing the atmosphere of Carlisle Indian School. वो बोल रही है, it was a cold day in the land of apples. Bitter cold day in the land of apples. Land of apples refers to America, right? And bitter cold day, she is not only referring to the weather, बल्कि वो bitter cold attitude of the people at the Carlisle Indian School, उस चीज को भी वो refer कर रही है. Then she is talking about, she's talking about her anxiety, her tension. जब loud noises का बात करते हैं हम, तो वो loud noises add to our anxiety. They add to our mood of melancholy. मतलब हम जो हमारा confusion है दिमाग में, जो हम परेशान होते हैं, जब आवाज होती है तो हमारी confusion, हमारी परेशानी 100 गुना बढ़ जाती है. So next she is talking about the all the different sounds, the clattering sounds, the clanking sounds, and these sounds help to develop the mood of anxiety. जो रीडर है उनको समझ में आता है कि उसकी फीलिंग क्या थी, उसका उसका एम्बैरेसमेंट, उसकी शाइनेस, उसका कंफ्यूजन, और वो आवाजें उस चीज, उस फीलिंग्स को कितना ज्यादा वो बढ़ा रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, राइट। शी इज टॉकिंग अबाउट द लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, उसकी आवाज को वो लाउड मेटालिक क्रैशिंग साउंड कह रही है। बेलफ्राई में ऊपर जो टावर होता है, क्रिश्चियन बिल्डिंग्स में जनरली एक बड़ा सा टावर होता है, उसमें एक बड़ी सी बेल होती है, उसको बेलफ्राई बोला जाता है। तो उसका जो बेल का साउंड था वो कितना क्रैशिंग साउंड था। फिर वो शूज के क्लैटरिंग की आवाज कर रही है। तो और सेकंड लास्टली, नॉट सेकेंडली, लास्टली वो बात कर रही है द पीपल ओवर देयर वर टॉकिंग इन अ लैंग्वेज विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. नाउ यू विल फेल टू अंडरस्टैंड हाउ. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो नेटिव इंडियन था, सॉरी नेटिव अमेरिकन था, उसका ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं था, उनकी अपनी ही भाषा थी.
बट ये जब इंग्लैंड से यूटोपिया ढूंढते हुए ये लोग अमेरिका पहुंचे, कोलंबस अमेरिका पहुंचा, तो ये अपने साथ इंग्लिश लेकर आए. कार्लाइल इंडियन स्कूल was basically ruled by the English people, तो they were talking in English. बट जिटकला साच उस टाइम पे एक छोटी सी गर्ल थी, 8-9 सालों की थी और whatever, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो वॉइस ऑल्सो, उनकी जो आवाजें थी, जो वो बातें कर रहे थे, even that added to her confusion, that added to the noise, the bedlam word used in your book is bedlam, bedlam. तो ये सारी चीजें, शी इज टॉकिंग अबाउट how horrified her soul was, how confused, how anxious her soul was, right? And then she is talking about, यहाँ पर वो एक्स्ट्रा वो हमें बता रही है, वो हमें और ज्यादा बता रही है कि ये चीजें तो उसके लिए एंजाइटी क्रिएट कर ही रहे थे, बट उसके अलावा जो उसको चीजें और परेशान करी थी, दैट वाज हर ड्रेस. नाउ यू विल वंडर व्हाई द ड्रेस. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम इंडियंस के लिए हम वैसे फ्रॉक्स पहन लें या जीन्स पहन लें, तो वी आर नॉट वरिड अबाउट कैरिंग सम काइंड ऑफ अ दुपट्टा और सम काइंड ऑफ अ कवरिंग, राइट? बट अगर हम सूट पहने, सलवार कमीज पहने, तो वी डू बॉदर, हमारे को फिर होता है कि दुपट्टा या चुन्नी कुछ हो, और कोई जबरदस्ती हमारा दुपट्टा या चुन्नी उतारे तो इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब अस. तो सिमिलरली जिटकला सा का भी जो ट्रेडिशनल ड्रेस था, दे वर वेयरिंग सॉफ्ट क्लोथ्स, लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके कंधों पे शॉल होती थी. अब अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल उनका एक यूनिफॉर्म था, उन्होंने वो शॉल उतार के उसको एक टाइट फिटिंग ड्रेस देती थी. सो दिस टू एडेड टू हर एंजाइटी. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वॉज इट राइट और रॉन्ग उसको यूनिफॉर्म पहनाना, या उसके बाल काटना, या उसको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना, या तौर तरीके सिखाना इंग्लैंड के, क्या ये सही था या गलत था? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर स्कूल का एक सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, और बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि हमने इस चीज को यहाँ पे रहते हुए फॉलो करना. प्रॉब्लम कहाँ थी? दैट नो वन रीजनड विद हर. किसी ने उसको समझाया होता कि ये नॉर्म्स हैं, आपके फ्यूचर में आपको अच्छा लगेगा. अब खाने से पहले प्रे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रे करना अच्छी बात है, टू थैंक गॉड फॉर द फूड यू आर ईटिंग. बट जिटकला सा को ये पता ही नहीं था कि व्हाट वर दे डूइंग. वो तो उसको अचानक से उस माहौल में फेंक दिया गया था, where she was asked to follow things without really knowing what she was doing. So it added to her confusion. ये सारी चीजें उसको परेशान कर रही थी, राइट? उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रही है. किसी ने उसको समझाया होता, उसको बताया होता कि आपके बाल गंदे हैं या बालों में लाइस है जिसके कारण आपके बाल कट कर रहे हैं, स्कूल का ये यूनिफॉर्म है तो आपको ये पहनना पड़ेगा, बिकॉज हर कोई पहन रहा है तो वो वो ऑब्सीन या वल्गर नहीं है. एवरीवन इज वेयरिंग द ट्राइब ड्रेस. उसको बताया होता कि आपकी आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं बाय लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. वो जो कर रहे थे वो गलत नहीं था, वो जिस तरह से कर रहे थे, the way they were doing the things, that was wrong. They were enforcing, they were not reasoning, and this is what Zid Kalasa is basically rebelling against. The way that they treated them, वो ये जो racism आता है, it falls under racial discrimination. Races का discrimination था, जैसे एक ब्रिटिश का टुवर्ड्स अ नेटिव अमेरिकन, या फिर जैसे अगर हम बात करें तो जैसे वाइट्स का अगेंस्ट द ब्लैक्स, नीग्रोस का, राइट? किसी यूरोपियन का किसी एशियन की तरफ, तो ये रेसिज्म है, रेसिस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो बेसिकली जिद कला सा ने डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो फेस किया था, दैट वाज रेसिज्म. ऑन दी अदर हैंड बामा, प्लीज ये बात याद रखना कि बामा एक इंडियन गर्ल थी, हमारे देश की थी, उसने जो फेस किया था दैट वाज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिसिज्म, राइट? सो ये कंफ्यूजन आपने दिमाग में याद रखना. नाउ मूविंग ऑन, वी वर टॉकिंग अबाउट जिटकला सास. व्हाई डिड शी फील सो एंशियस दैट डे? बेटा जी, आई डोंट नो हाउ, बट जो मैंने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग करी थी, तो आई हैड मिस्ड सम पार्ट ऑफ दैट रिकॉर्डिंग.
तो जो आपने इससे पहले सुना है दैट इज द मिस पार्ट, और इसके बाद आप एक्चुअल क्लासरूम ट्रांजैक्शन सुनोगे तो थोड़ा शायद आपका कोलिंकिंग नहीं होगा, बट आई हैव इंश्योर्ड कि आई हैव कवर्ड ऑल द कंसेप्ट्स, सो प्लीज बेयर विद मी। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? दैट नो वन रीजनड विद हर, नो वन टोल्ड हर कि ऐसा क्यों करना है। एनीवेज, जिटकला शाह ने रिबेल किया। हाउ डिड शी रिबेल अगेंस्ट द कार्लाइल इंडियन स्कूल? No. She tried to avoid the cutting of her hair, but apart from that, she wrote the chapter. Quite right, but not completely right. She became a writer. When she grew up, she became a writer and she exposed the injustices of the Carlisle Indian School. अगर आप चैप्टर की शुरुआत देखोगे तो लिखा गया है इट वॉज अ कोल्ड डे। इज शी टॉकिंग अबाउट जस्ट वन कोल्ड डे? देन व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट ओवर देयर? The cold attitude of the people around her. The cold day doesn't just refer to the weather, it refers to the cold attitude of the people at the Carlisle Indian School. Right? न्यूयॉर्क को लैंड ऑफ एप्पल्स बोला गया है। उसके बाद शी इज टॉकिंग अबाउट हर कंफ्यूजन इन अ न्यू एनवायरमेंट। लाउड नॉइजेस एड टू द कंफ्यूजन, एंड वो वहां पे बता रही है कि वहां पे बहुत शोर शराबा था, क्लैटरिंग ऑफ शूज एंड अ लॉट ऑफ बेड लैम्प वाज देयर ओवर देयर, जिसके कारण वो और ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। टू एड टू हर कंफ्यूजन, हर मॉडेस्टी हैड बीन स्ट्रिप्ड। उसके कंधों से उसका शॉल और उसकी सॉफ्ट फिटिंग ड्रेस को रिमूव करके अ टाइट फिटिंग ड्रेस had, you know, she had been given a tight fitting dress, right? Yes, her soft moccasins were taken and she was given wooden shoes. तो वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। फिर लाइन बना के जब वो डाइनिंग रूम में गए तो उसने देखा कि उसके साथ जो और बॉयज को भी लेकर आया गया था वो उस डाइनिंग रूम में दूसरे दरवाजे से एंटर हो रहे थे। एक दरवाजे से गर्ल्स एंटर हो रही थी, एक दरवाजे से बॉयज एंटर हो रहे थे। एंड शी ऑब्जर्व्ड सम विमेन स्टेयरिंग एट हर कंटिन्यूअसली, लाइक शी हैड बिकम द फोकस ऑफ देयर आईज, क्योंकि अब ये नए नए बच्चे ग्रुप में आए थे ना, तो उनको पता था कि इनको हमने टारगेट करना है, राइट? तो द वुमेन वाज स्टेयरिंग एट हर व्हिच एडेड टू हर कंफ्यूजन एंड एम्बैरेसमेंट। उसके बाद ईटिंग रिचुअल, फर्स्ट बेल पे यू हैड टू पुल आउट द चेयर। जिटकला सा को लगा सिर्फ चेयर पुल आउट नहीं करनी है, उसे बैठना भी है। वो बैठ गई बट बैठना नहीं था। सेकेंड बेल पे बैठना था। सेकेंड बेल पे जब तक उसने रियलाइज किया वो खड़े होने लगी तो वो खड़ी रह गई और बाकी सब बैठ गए। सो अगेन शी बिकेम द द सेंटर ऑफ अटेंशन इन द हॉल एंड द वुमेन वाज स्टेयरिंग एट हिम। अब सबको बैठता देखकर वो इमीडिएटली बैठ गई, बट उतने टाइम में एवरीवन हैड बोथ देयर हेड्स ओवर द प्लेट एंड सम मैन इन द रूम was talking some unintelligible words. Why some unintelligible words? Yes, they were talking in English and she did not know English till then, right? But उसकी फ्रेंड जुडविन थी उसके साथ, उसको इंग्लिश आती थी। विल कम टू दैट। अब जब सब प्रे कर रहे थे तो जिटकला सा इधर उधर देख रही थी, बिकॉज शी डिड नॉट नो व्हाट वाज बीइंग डन, and again she felt the eyes of another pale-faced woman upon her, and जब थर्ड बेल पे सबने खाना शुरू किया तो जिटकला सा रो पड़ी। she couldn't contain herself, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। अब खाने के बाद जुडविन, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, उसको पता चला कि खाने के बाद उनके बाल काटे जाएंगे। अब बाल काटना इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों था जिटकला सा के लिए? इन हर कल्चर शॉर्ट हेयर वर वोर्न बाय मोनर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स। कावर्ड्स कौन से? जो वॉर हार चुके हैं,
जो बैटल्स हार चुके हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने बाल कट करने नहीं दूंगी। सबकी नजरें चुरा के वो स्टेयर्स चढ़ के एक दूर कमरे में जाती है। वहां पे अंधेरा होता है, डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स लगे होते हैं, कुछ बेड्स होते हैं। वो सबसे आखिरी वाले बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। अब सब उसको ढूंढते हुए आते हैं, सब उसको आवाजें लगा रहे हैं। उन आवाजों में उसको जुडविन की भी आवाज आ रही है, राइट। और ये आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि जुडविन का एटीट्यूड क्या है। जुडविन का एटीट्यूड था कि जो ओक स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, जब हवा चली और वो नहीं झुका तो वो टूट गया। बट उसने विलो की तरह बिहेव किया कि जब हवा जैसी चली, जुडविन के लिए, नॉट फॉर जिटकलासा, उसने अपने आप को मोड़ लिया, राइट। जुडविन हैड गिवन इन टू हर हेयर बीइंग कट, बट जिटकलासा रिबेल्ड कि आई विल नॉट अलाउ माई हेयर टू बी कट। और जुडविन ने जिटकलासा ने जाकर छुप गई। उसको जुडविन की आवाजें भी आई कॉलिंग हर दैट शी शुड कम आउट, but she refused to do. Then she doesn't know how, but people entered the room in which she was hiding. They switched on the light and she was dragged out from underneath the bed. Zitkala का rebellion यहाँ खत्म नहीं हुआ. She started kicking and scratching. Kicking and scratching मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी, टांग मारी, अपने उंगली, अपने नाखून यूज किए, मे बी शी इवन ट्राइड टू बाइट और वट एवर। वी कैन सी हर स्ट्रगलिंग, but she was dragged downstairs like an animal and tied to a chair. And when she heard the first snipping off of her hair, उस टाइम पे बोलती है I lost my spirits, I lost my rebellion, right? मुझे हारना पड़ा। But did she actually accept defeat? No, she was determined to become a writer and to expose the Carlisle Indian School. बट उस टाइम पे जब उसके बाल काटे जा रहे थे, उस टाइम पे उसने फीलिंग्स डिस्क्राइब की हैं दैट शी फेल्ट लाइक एन एनिमल हु वाज ड्रिवन बाय अ हर्टर। बोलती है जिस मोमेंट से मुझे मेरी मम्मी के बाहों से लिया गया था जबरदस्ती, उस पॉइंट से मेरे साथ बहुत इंडिग्निटीज हुई थी। पीपल हैड फ्लंग मी अबाउट लाइक अ पपेट, राइट, एक हाथ से दूसरे हाथों में फेंका गया था। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वर कट। बोलती है नॉट अ सिंगल सोल रीजनड विद मी लाइक माई मदर यूज्ड टू डू। किसी ने भी मुझे समझाया नहीं, किसी ने भी मेरे सर पे प्यार से हाथ नहीं रखा। आई वॉज ट्रीटेड जस्ट लाइक एन एनिमल एंड दोज वर द सीड्स ऑफ रिबेलियन विच हैड बीन सोड इन चाइल्डहुड। ठीक है। सेकेंड स्टोरी इज ऑफ बामा। दिस स्टोरी इज वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब ये चीज आप को रिलेट कर सकते हो बिकॉज आप इंडिया में रह रहे हो और इंडिया में ये नॉर्मल बात थी। अब आई थिंक सिटीज में इतनी ज्यादा तो नहीं है, बट मे बी होगी कहीं कहीं, आई डोंट नो। ओके, हु वाज बामा? A Tamil Dalit girl, right? She was a Christian by Christianity को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, बट बेसिकली शी वॉज अ तमिल दलित गर्ल। उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी? हाउ ओल्ड वॉज शी सेज के उस पॉइंट तक मैंने अनटचेबिलिटी को देखा नहीं था, बट हाँ थर्ड स्टैंडर्ड में, शी वॉज इन द थर्ड स्टैंडर्ड व्हेन शी एक्सपीरियंस द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। व्हाट वाज दिस इंस्टेंस? In a very funny manner, right? Okay. She was a Tamil Dalit. It is talking about, okay, हाँ सच, जेड कलासा का जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो कौन सा डिस्क्रिमिनेशन था? It was racial discrimination. What is racial discrimination? Based on your culture, based on your region, right? Races, जैसे आप साउथ इंडियन हो, वो एक रेस हो गया। आप एक चाइनीज हो, आप जापानीज हो, आप अमेरिकन हो, आप अफ्रीकन हो, दीज आर रेसेस। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट इज नोन एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और बामा का कौन सा डिस्क्रिमिनेशन था? इट वाज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन।
What kind of a person was Bama? जब वो डिस्क्राइब कर रही है, उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना था? 10 to 15 minutes. But how much time would it normally take her? 30 minutes to 1 hour. तो इतना टाइम क्यों लगता था? She loved seeing the things on the road. कुछ भी नॉवेल्टी हो, कोई पपेट शो हो, कोई साइकिल शो हो, कोई लेम्यूर हो, कोई हंटर जिप्सी हो, कोई स्वीट्स हैं, कोई मंदिर है, कोई आदमी है जो साइकिल कंटिन्यूसली चला रहा है, कोई स्नेक चार्मर है, कोई बंदर है. शी लव्ड वॉचिंग ऑल दोस थिंग्स. कई बारी रैलीज हो रही होती थी, वो उसको रैली देखना भी पसंद था. मतलब शी वॉज अ जॉली गर्ल. उसके लाइफ में एज सच कोई डिस्क्रिमिनेशन का कोई बुरी चीजें नहीं हुई थी. वो जिंदगी को एंजॉय कर रही थी टिल दैट डे, राइट. अब एक स्कूल जाते जाते उसने क्या देखा कि देयर वाज एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी, मतलब कोई बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी था उनकी कम्युनिटी का. उसने एक स्ट्रिंग पकड़ा हुआ था. उस स्ट्रिंग से एक पैकेट ऑफ बड़ाइस था. अब वो पैकेट स्टेन था, सो शी एज्यूम्स के इसमें जरूर कोई बड़ाई या पकौड़े कोई ऐसी चीज होगी. एंड ही वॉज वॉकिंग इन सच अ वे दैट द पैकेट शुड नॉट टच एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी. और उसने देखा कि लैंडलॉर्ड है वो एक वॉल के ऊपर चादर बिछा के बड़े आराम से बैठा हुआ है. उधर दूर कैटल है, वो थ्रेशिंग कर रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं, राइट. एंड उस एल्डर ने आके बड़ी अदब के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े हम्बली उसने वो पैकेट लैंडलॉर्ड को दे दिया. और लैंडलॉर्ड ने विदाउट ऑफरिंग एनीथिंग टू द एल्डर, जब हमें कोई खाने के लिए कुछ देता है तो हम उसको भी बोलते हैं ना कि यू ऑल्सो हैव इट मैम प्लीज, और वट एवर, आप भी चीजें सर्व करते हो, सामने वाले को ऑफर करते हो. बट उस लैंडलॉर्ड ने ऑफर किए बगैर ही जस्ट स्टफ्ड हिज माउथ विद द बराइज. अब बामा को ये पूरा इमेज इतना फनी लगा, इतना ह्यूमरस लगा कि वो जाके जोर जोर से हंसी अपने भाई को बताते हुए. और उसके भाई अन्ना ने उसको बताया कि दिस इज नो लाफिंग मैटर. उसने उसको बताया कि ये जो तुम देखकर आई हो, दिस इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. जो हाई कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, वो हमें लो कास्ट मानते हैं. उनको लगता है कि अगर हम किसी भी चीज को टच करेंगे तो वो पल्यूट हो जाएगी, राइट. फिर भाई ने बताया कि मेरे साथ भी हुआ था. एक बार मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, मैंने धोती कुर्ता पहना हुआ था और मेरे हाथ में किताबें थी. एक आदमी ने मुझे रोका और उसने मुझे मेरा नाम पूछा. आई रिप्लाइड थाम्बी. सो हियर वी कम टू नो दैट द ब्रदर्स नेम इज थाम्बी. अन्ना इज बिग ब्रदर. साउथ में बड़े भाई को अन्ना बोला जाता है. कि व्हाट इज योर नेम. तो उसने जब थाम्बी बोला तो उस आदमी को नहीं पता चला कि वेदर ही बिलोंग टू द लो कास्ट और नॉट. अब ये कंफ्यूजन क्यों आई थी उस आदमी के मन में कि ही मे हैव बिलोंग टू अ लो कास्ट. His face was in direct contrast to his dress. The fact that he was having books, Dalit people are generally not educated. तो उसके हाथ में किताबें देखकर और चेहरा देखकर, चेहरे से उसको लग रहा था कि ये डेफिनेटली दलित कम्युनिटी का है. बट हाथ में किताबें देखकर, उसके कपड़े देखकर लग नहीं रहा था कि वो दलित कम्युनिटी का है. तो जब नाम से नहीं पता चला तो उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? Where do you live? Now, what was the importance of this question? जनरली छोटे एरियाज में लोग अपने एक जैसे कास्ट के साथ रहते हैं. अगर ब्राह्मणों की जगह है तो वहां पे दलित आके नहीं रहेगा, या जिस एरिया में दलित रहते हैं तो वहां पे ब्राह्मण आकर नहीं रहेगा. So it was an indirect way of asking, of coming to know whether he was a Dalit or not. Now, why am I saying this? Because it is illegal. We are talking about post-independence. जब untouchability, discrimination on untouchability is a crime. तो अगर आप डायरेक्टली किसी को बोलते हो कि तुम अछूत हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो, तो यू कैन बी जेल्ड फॉर दिस, राइट.
पर जिनके मन में होता है वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं अपना डिस्क्रिमिनेशन दिखाने का. सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू अन्ना. अब ये बात सुन के बामा का रिएक्शन क्या था? एंड शी वॉज फ्यूरियस एंड शी वॉन्टेड टू टच दोज बड़ाइज हरसेल्फ. उसमें इतना रिबेलियन आया कि उसका मन हुआ कि मैं अग्रेसिवली जाके वो बड़ाइज को टच करूं और बोलूं लैंडलॉर्ड के अब खा. राइट. बट उसके ब्रदर ने उसको क्या समझाया? दिस इज नॉट द वे टू रिबेल. अगर तुम एक्चुअल में रिबेल करना चाहते हो तो व्हाट शुड शी डू? She should study. She should stand first in her class. If she stood first in her class, then everyone will want to be her friend. And मतलब फिर तब जाकर ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होएगा. बिकॉज वो लोग जो अब तुम्हारे दोस्त नहीं बनना चाहते हैं, तुम्हारे पढ़ाई के कारण, तुम्हारे नॉलेज के कारण तुम्हारे दोस्त बनना चाहेंगे. सो बामा का रिबेलियन कहाँ से, मतलब कहाँ पे गया? What form did her rebellion take? She studied hard, stood first in class, and later on became a writer and wrote the book Karuku. Karuku is a palm leaf, right? It's a double-edged palm leaf. वो स्वॉर्ड की तरह भी है. And Karuko also means new beginnings. So her book had dual meaning. It's a double-edged sword indicating a new beginning to life. तो दोनों ही राइटर्स बने, दोनों ने ही अपने अपने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है. तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है. नाउ एक्सट्रापोलेशन. How will you extrapolate with Lost Spring? How will you extrapolate with the rat trap? Alienation by society, discrimination by society. कि सोसाइटी जिन लोगों को, यहाँ पे इन अ वे देखने जाओ तो इवन डेरी ऑन द फेस ऑफ इट सोसाइटी का एलियनेशन, रैट ट्रैप सेलर का एलियनेशन, बामा जिटकला सा का एलियनेशन. हाँ जी, हाँ जी. इंडिगो का जो रिबेलियन था ना बेटे, वो एक सिस्टम के अगेंस्ट था, ब्रिटिश सिस्टम के अगेंस्ट था. तो वो मे बी रिबेलियन पे अगर हो सकता है क्वेश्चन आ सके तो, बट वो एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होएगा, वो तीनों रिबेलियंस के बारे में होएगा. राइट. इट विल एक्स्ट्रापोलेशन होता है कि दो टेक्स्ट को कंपेयर और कंट्रास्ट करना. तो यहाँ पे आपको सोसाइटी का एटीट्यूड के ऊपर एक्स्ट्रापोलेशन आएगा. व्हाट इज सोसाइटीज एटीट्यूड? राइट. किसी भी इस बंदे के साथ बेटे किसी भी चैप्टर के साथ एक्स्ट्रापोलेशन हो सकता है. मैं जनरल थीम लेकर एक्स्ट्रापोलेशंस कर रही हूँ. राइट. पर जैसे मैंने आपको बताया ऑन द फेस ऑफ इट में भी डेरी और मिस्टर लैम के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, है ना, बिकॉज दे वर डिसेबल्ड. नॉट उनको बोला गया था कि तुम्हें अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए. तो वो भी वन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही था. राइट. Any other question in your minds regarding these two stories? जिटकला सा के बुक का नाम तो नहीं है, उसने सिर्फ ये लिखा है, she wrote numerous articles on exposing the Carlisle Indian School. बामा का लिखा हुआ है that she had written the book Karuko. ठीक है. Any हाँ जी. Dalit community is scheduled caste, low caste community, and Brahmin community is the highest caste. Hanji, any other question? With this, we come to the end of the chapter. I hope that you liked the explanation and are benefited by it. Please do, if you liked it, please do subscribe to the channel and press the bell icon for further notifications. If you have any queries or you want to ask some question or clarify some doubt, you can comment in the comment section. I will definitely reach out. Thank you so much for giving me your time.